आज हम राजस्थान में पूर्व पाषाण एवं मध्य पाषाण संस्कृति इस विषय के अंतर्गत हम पूर्व पाषाण काल, आदि मानव और उसके औजार, निवास स्थान और जीवन निर्वाह, आर्थिक जीवन, सामाजिक एवं धार्मिक जीवन, मध्य पाषाण काल, बाबर की सभ्यता, उत्तर पाषाण काल और निवास स्थान और औजार, उद्योग धंधे, भोजन एवं अग्नि का उपयोग, वस्त्र और आभूषण, समुदाय, जाति और वर्ग, पारिवारिक जीवन, धार्मिक जीवन, भाषा और कला, कंदरा कला और पाषाण युग की देन, इन बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे, इसको समझेंगे। तो राजस्थान में पूर्व पाषाण एवं मध्य पाषाण संस्कृति, जैसा कि हम जानते हैं कि राजस्थान जो कि भारत का एक राज्य है, जैसे भारत के अन्य हिस्सों में आदि मानव सभ्यता या विश्व में जिस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ, मनुष्य पहले जंगली जीवन जीता था, न उसे आग के ज्ञान और ना ही उसे एक निश्चित स्थान पर रहने की समझ, घुमक्कड़ जीवन जीता था और उसका पूरा जीवन जो समय था वो शिकार करने में ही निकलता था। यानी कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि वह असभ्य और बर्बर था। तो उस समय उसको उसके अंदर ना तो धार्मिक प्रवृत्ति का डेवलपमेंट, न ही कोई सभ्यता संस्कृति का डेवलपमेंट, और वह उसका जीवन एक तरह से जंगली जीवन था। तो राजस्थान में भी ऐसा ही जो आदि मानव है वो इसी प्रवृत्ति का देखने को मिलता है और टोटल जो डिपेंडेंट जो था वो प्रकृति के ऊपर ही, क्योंकि कंदमूल खाना, जानवरों का शिकार करना, कच्चा मांस खाना और घूमते रहना शिकार की खोज में। जो पत्थर भी, जो औजार भी उसके होते थे वो पत्थरों के होते थे, वो अनगढ़ और बेडोल। तो कुल मिला के कहा जाए तो जंगली जानवरों जैसा ही जीवन मनुष्य का पहले रहा आदिम काल में, ऐसा ही राजस्थान में था। तो पूर्व पाषाण कालीन सभ्यता के स्वरूप का अनुमान लगाने वाले इतिहासकारों ने इस युग का आरंभ आज से लगभग 6 लाख वर्ष पूर्व का माना है। प्राय सभी देशों के प्रारंभिक इतिहासकार का स्वरूप एक सा ही था, आदि मानव और उसके औजार। राजस्थान के आदिम निवासी श्यामवर्ण, छोटे कद के, चपटी नाक तथा घुंघराल वाले थे। मतलब उनका जो स्वरूप था वो, उनका रंग तो श्यामवर्ण, काला, छोटे कद के, चपटी नाक तथा घुंघराले वाले थे। इस युग में आदिम मानव अत्यंत बर्बर था। और बर्बर युग कहा क्योंकि भाई उस समय कोई समाज तो था नहीं और कोई ना तो न्याय करने वाला, ना किसी बात का डर, धर्म का भी विकास नहीं, लोगों को धार्मिक समझ नहीं। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला सिद्धांत उस समय चल रहा था। तो जानवरों से उसे हमेशा अपने प्राणों का भय बना रहता था। तो ये भी है कि जैसे जो बलशाली वही जीवित, तो इस प्रकार से मनुष्य भी अत्यंत बर्बर था और वह अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए और अपने शिकार की खोज में सदैव इधर से उधर घूमता रहता था। इस युग में आदि मानव अत्यंत बर्बर था। उसका जीवन प्राय पशु तुल्य था, पशुओं के समान था कि मनुष्य और जानवरों में कोई अंतर नहीं। वह सदैव शिकार की खोज में रहता था क्योंकि उस समय ज़्यादा जो उसकी सभ्यता का डेवलपमेंट नहीं, तो वो उस समय जो शिकार
जो कर पाता था पत्थरों के औजारों से, उसी का वो भोजन करता, और वो भी कच्चा मांस, पहले कच्चा मांस ही खाता था। उसके औजार पत्थर के थे, जिसमें कुल्हाड़ी, तीर के फल, भाले और काटने, खोदने, फेंकने, छेद करने, कूटने तथा छीलने के औजार उसने पहले बनाए, जो अनगढ़ और बेडोल थे, क्योंकि ये औजार पत्थर के बने होने के कारण अत्यंत भारी और दूसरा इतने प्रभावकारी नहीं थे। फिर इसके बाद देखते हैं निवास स्थान और जीवन निर्वाह। तो निवास स्थान, जैसा कि हमने देखा कि वो घुमक्कड़ जीवन जीता था, तो आदि मानव ने अपना कोई घर बनाना नहीं सीख पाया था या ना बना पाया। वो जहाँ रुक जाता वही उसका निवास। आदि मानव को अपना घर बनाना नहीं आता था। इस युग का मानव पूर्णतः प्रकृति जीवी था, जैसे कि अन्य जानवर जिस प्रकार से नदी का जल पी रहे हैं, जहाँ पे भी जगह मिल गई वहीं सो गए, मतलब वहीं पे ठहरे हुए हैं। इसी प्रकार से मनुष्य भी अपना जीवन निर्वाह कर रहा था। मानव स्वतः उत्पन्न होने वाले कंदमूल, फल फूल और आखेट में मारे गए जानवरों का मांस, मछलियों को खाता था। तो कुल मिलाकर उसको सिर्फ अपना पेट भरने से मतलब, उसमें चाहे वो कंदमूल मिल जाए उसे, या जानवरों का मांस, या फिर मछलियों को पकड़कर वह खाता था। जीवन निर्वाह, निवास स्थान भी उसका कोई ज़्यादा वैसा नहीं, जहाँ प्रकृति में जगह मिल जाए वहीं वो है इसका निवास स्थान। और जीवन निर्वाह में सिर्फ पेट भरने से उसे मतलब था। आर्थिक जीवन, इस युग में आर्थिक दृष्टि से किसी विनिमय एवं व्यापार की पद्धति नहीं अपनाई गई थी, क्योंकि मनुष्य असभ्य था, बर्बर था और घुमक्कड़ जीवन। किंतु खुदाई में संत और कोड़ियां मिले हैं। राजस्थान का आदि मानव आदान प्रदान अर्थात विनिमय पद्धति से परिचित था, ऐसा कुछ विद्वान मानते हैं। पर बहुत से विद्वान इसमें विश्वास नहीं करते हैं कि जब मनुष्य को किसी प्रकार का ज्ञान ही नहीं था आदि मानव काल में, तो वह इन कौड़ियों का प्रयोग कैसे कर पाता होगा। इसी प्रकार सामाजिक और धार्मिक जीवन, तो मनुष्य का स्वभाव छोटे छोटे झुंडों में रहना था, जैसा कि पशुओं में ये प्रवृत्ति पाई जाती है। पशु भी छोटे झुंडों में रहते हैं, इसी प्रकार से मनुष्य भी छोटे झुंडों में रहता था। उसका कारण ये था कि उसे ये पता था कि झुंडों में वह ज़्यादा सुरक्षित है, क्योंकि अकेला रहेगा तो किसी भी जीव द्वारा उसका भक्षण किया जा सकता है, उसको नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए वो झुंडों में रहता था, टोलियां बनाकर शिकार करता था। टोलियों में बनाकर शिकार करने में उसे ये लाभ था कि एक ने जैसे किसी का औजार काम नहीं आया तो दूसरा उसको शिकार कर लेता था, लेकिन शिकार में वो आपसी बंटवारा कर लेते थे। वृक्षों के पत्ते और छाल, पशुओं की खाल उनके वस्त्र बन गए थे, क्योंकि धीरे धीरे जब उनको सोच उनके अंदर डेवलप हुई तो उन्होंने अपने शरीर को ढकना शुरू कर दिया, जिसमें वे पत्तों का प्रयोग और जानवरों की जो खालें मिल जाती थी, जो जानवर मर जाते थे उनकी सूखी हुई खालें वो लपेटना शुरू कर दिया था। और कुछ प्रकृति जैसे ठंड, गर्मी, इससे बरसात से बचाव रखने के लिए ये वस्त्रों का उपयोग, वृक्षों की छालें और पशुओं खालों का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। उस समय मनुष्य निराकार अज्ञात शक्ति को प्रसन्न करने के लिए आखेट करता था। तो धार्मिक जीवन में अगर देखा जाए तो वह अज्ञात शक्ति को मानता तो था, इसके लिए वह बलि प्रथा भी उसके अंदर प्रचलित थी और वह आखेट भी करता था। इसके बाद देखते हैं मध्य पाषाण काल। तो पुरातत्व वेत्ताओं का मानना है कि पूर्व पाषाण एवं नव पाषाण युग के बीच में संक्रमण काल भी था, जिसे मध्य पाषाण युग कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे मध्य पाषाण युग कहते हैं।
इस युग के औजार बहुत छोटे थे। राजस्थान में इस युग के अवशेष बाड़मेर जिले के तिलवाड़ा और पचपदरा नदी घाटी, सोजत क्षेत्र और भीलवाड़ा के बागौर और झालावाड़ में मध्य पाषाण युगीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। कहाँ? एक तो बाड़मेर में पचपदरा, तिलवाड़ा नदी घाटी और सोजत क्षेत्र, भीलवाड़ा के बागौर और झालावाड़ में मध्य पाषाण युगीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। इस समय का मानव छोटी छोटी पहाड़ियों पर रहता था। पहाड़ियों पर रहने का उद्देश्य ये था कि पहाड़ी एक समतल भूमि से ऊंची होने के कारण कुछ उसके जानवरों से उसकी सुरक्षा हो जाती थी, क्योंकि समतल भूमि पे आसानी से किसी भी जीव का वह शिकार बन सकता था। इसीलिए उन्होंने पहाड़ियों को निवास स्थल बनाया। कुछ विद्वान मानते हैं कि पशुपालन इस युग में पशुपालन भी करने लगा था, किंतु विचारकों में मतभेद है। विद्वान ये मानते हैं कि मनुष्य में इतनी समझ नहीं थी कि वह पशुओं को भी पाल सके, लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं कि वह पशु पालने लगा था। बागौर की सभ्यता, अब बागौर की सभ्यता क्या है? मेवाड़ राज्य में भीलवाड़ा जिले में एक कस्बा है जो भीलवाड़ा से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह कस्बा बनास की सहायक नदी कोठारी के किनारे बसा हुआ है और इस नदी के तट पर यंत्र तंत्र छोटे मोटे रेतीले टीले मिलते हैं जो प्रागैतिहासिक स्थल के प्रतीक हैं। इस सभ्यता के लोग कंदमूल खाते थे और मृत व्यक्ति को खुला छोड़ देते थे, यानी मृत व्यक्ति खुला छोड़ देते थे तो या तो वो जीव जंतु खा जाते थे या जो उनके मृत व्यक्ति के शरीर थे वो सड़ के खराब होकर वो मतलब नष्ट हो जाते थे। इस कारण के पात्रों में हमें खंभाकार हांडियां जो बर्तन मिले हैं इस प्रकार, और चौड़े मुंह के चपटे मुंह के प्याले सकरे मुंह वाले गोल घड़े। इस सभ्यता के लोगों को धातु ज्ञान होने के कारण पत्थरों का प्रयोग बहुत कम हो गया था। मतलब जो बागौर की सभ्यता है इसमें लोगों को बर्तन बनाने की कला का ज्ञान था और कंदमूल का तो प्रयोग करते ही थे। इसके अतिरिक्त इस सभ्यता के लोगों को मतलब धातु का जब ज्ञान हो गया तो उन्होंने पत्थरों का प्रयोग कम कर दिया था। उत्तर पाषाणकालीन मानव जीवन में अपने पूर्वाधिकारियों की अपेक्षा उत्कृष्ट संस्कृति के लक्षण दिखाई देते हैं और राजस्थानी मानव सभ्यता की आधारशिला इसी युग में रखी गई। मतलब उत्तर पाषाण काल वह काल जब मनुष्य में काफ़ी डेवलपमेंट दिखाई देता है, वह स्थायी रूप से रहने लगता है और पशुओं को पालने लगता है, धातु का भी उसको थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाता है और इसके अतिरिक्त वह ईंट पत्थरों और लकड़ियों से अपने घर भी बनाने लगता है। तो उत्तर पाषाण काल देखा जाए तो मानव सभ्यता की आधारशिला मानी जा सकती है। अब इसके बाद निवास और औजार। तो निवास के लिए पूर्व की अपेक्षा अब वह लकड़ियों का प्रयोग व पत्थरों का प्रयोग और छोटी मोटी वो झोपड़ी नुमा बनाकर रहने लगा, जिससे कि उसको एक तरह से पूर्व में जो एक तरह से अस्थायी जीवन था उसमें स्थायित्व आया और जब वो एक स्थान पर रहने लगा तो आपसी मेल जोल में भी वृद्धि हुई। औजार देखें तो जब धातुओं का उसे कुछ ज्ञान हो गया तो जो उसके अनगढ़ और बेडोल जो औजार थे वो उसमें कारगर नहीं होते थे, तो अब उससे उसको निजात मिली और अब पेने हथियार औजार बनाए जाने लगे। प्राकृतिक खोप कंगालों को त्याग कर उसने नदी तट और पहाड़ियों की समतल पीठों पर अपने मकान बनाने प्रारंभ कर दिए। तो पहले क्या था, वह मतलब किसी पहाड़ी की गुफा में
कंदरा में रहता था, जिसमें उसे सदैव भय बना रहता था। उत्तर पाषाण कालीन मानव प्राकृतिक खोहों एवं कलनाओं पर अवलंबित न रहकर उसने अपनी बुद्धि और हाथों से काम करना आरंभ कर दिया। प्राकृतिक खो कलनाओं के कगारों को त्याग कर उसने नदी तट और पहाड़ियों की समतल पीठों पर अपने मकान बनाने प्रारंभ कर दिए। उद्योग धंधे, अब इस समय उद्योग धंधों में जैसे कि धीरे धीरे मनुष्य को जब समझ आती है तो कुछ छोटे मोटे जो उसकी ज़रूरत की वस्तुएं थी वह उसको बनाने लगा था। जैसे कि हम देखते हैं कि मानव जनसंख्या और सभ्यता का विकास तेजी से होने लगा। इस युग में बढ़ई, कुम्हार, बुनकर, रंगरेज आदि के व्यवसाय भी शुरू हो गए थे। बढ़ई जो कि लकड़ी की वस्तु बनाता था, कुम्हार मिट्टी के बर्तन कच्चे और पक्के, बुनकर कपड़े बुनने लगे और कपड़ों की रंगाई का विकास इस समय प्रारंभ हो गया था और आज के व्यवसाय शुरू हो गए, जिससे कि उनको एक आमदनी भी मिलने लगी, मतलब आर्थिक लाभ भी हुआ। विविध व्यवसाय शुरू होने तथा स्थायी रूप से एक स्थान पर बसने से सामूहिक जीवन व्यतीत करने की प्रवृत्ति विकसित होने लगी। पहले क्या था, व्यक्तिगत रूप से रह रहे थे, घूम रहे थे, शिकार करने में लगे रहते, जीवन स्थायी नहीं। लेकिन जब उत्तर पाषाण काल में मनुष्य जब एक स्थान पर बस गया, रहने लगा, तो उनके अंदर एक भावना डेवलप हुई, सोच डेवलप हुई कि एक साथ रहने में लाभ है। इसी से उनके एक परिवार का निर्माण हुआ कि जब लोग स्थायी रूप से लगे तो एक दूसरे को जानने लगे। इससे बोली और भाषा का भी विकास होने लगा। धीरे धीरे वो एक दूसरे के संकेतों को समझने लगे, एक दूसरे की जो विचारधारा को समझने लगे। तो ये देखने को मिलता है उद्योग धंधों में बढ़ई, कुम्हार, बुनकर, रंगरेज। इसके बाद भोजन एवं अग्नि का प्रयोग। अब भोजन जो कि पहले देखा था हमने कि भोजन कच्चा इस्तेमाल करते थे और टोटली मांसाहारी भोजन ही प्रयोग में लाया जाता था। लेकिन जब आग की खोज हुआ, आग के खोज के बारे में बताया जाता है कि कभी जंगल में प्राकृतिक कारणों से आग लग गई और उसमें कुछ जीव जंतु जल गए, तो उनको जब मनुष्य ने खाया तो वो कच्चे मांस की अपेक्षा पका हुआ मांस उन्हें ज़्यादा अच्छा लगा। तो इस प्रकार उन्हें आग की महत्वता का ज्ञान हुआ। बाद में उन्होंने आग में ही भोजन पकाना आरंभ कर दिया, जो उनके लिए खाने में भी सुविधाजनक और उन्हें उसका स्वाद भी बढ़िया लगा। तो भोजन वो जो पहले कच्चा खाते थे वो पका कर खाने लगे और इस प्रकार से आग से उन्हें अन्य प्रकार के लाभ हुए। मसाले बनाकर रखने लगे जिससे कि जंगली जानवर उनके पास नहीं आते। और आग भोजन के अतिरिक्त उन्होंने फिर सबों को जलाना भी आरंभ कर दिया, कुछ उसके और धातुओं को गलाना और उनको मतलब मन मुताबिक उनको सांचे में ढालने का भी उनको ज्ञान हो गया। तो भोजन में पर्याप्त वृद्धि देखने को मिलती है कि किस प्रकार से भोजन के स्वरूप में परिवर्तन आ जाता है। इसके बाद अग्नि का उपयोग उनके लिए बहुत अधिक लाभदायक हुआ, क्योंकि अग्नि के उपयोग से उनके जीवन में बहुत ही एक सरलता आ गई। और ये बहुत बड़ी घटना थी कि अग्नि का उनको मतलब ज्ञान हुआ और अग्नि के उपयोग से अब जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। वस्त्र इस समय सूती, ऊनी वस्त्रों का निर्माण हो रहा था। अब मनुष्य जो है वृक्षों की जो छालें और पशुओं की खालों की जगह अब सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्रों को पहनने लगा। पुरुष पगड़ी धारण करने लगे, स्त्रियां आभूषण भी धारण करती थी जिसमें माला, बाली, अंगूठियां और अन्य प्रकार के आभूषण, और पुरुष धोतीनुमा वस्त्र पहनते थे और स्त्रियां भी इसी प्रकार के वस्त्र पहनती थी। आभूषण में स्त्री और पुरुष दोनों ही शौकीन थे और स्त्रियां बालों को संभाल कर रखती थी। तो इस प्रकार कंघे का भी प्रयोग इस समय देखने को मिलता है। स्त्रियां पूर्ण रूप से
कन्यादान प्रयोग करती थी। इसके बाद समुदाय, जातियां और वर्ग। वास्तव में जाति व्यवस्था के अंकुर इसी काल में फूटे। कैसे कि लोगों में एक क्लासिफिकेशन हो गया, जैसे जो लोग बलशाली या जो लोग जैसी प्रवृत्ति के थे, जिस विचारधारा के थे और जिस व्यवसाय में लग गए, उसी प्रकार से इस समय समुदाय बन गए, जातियां बनी और वर्ग बन गए। जैसे युद्ध या कला में प्रवीण तो वो उस क्षेत्र में, और जैसे बहुत सारे बुनकर का काम करने लगे या ये कुम्हार का काम। तो इस प्रकार से क्या है, धीरे धीरे लोगों में एक समुदाय और जातियां और वर्ग का डेवलपमेंट देखने को मिलता है इसी काल में, और व्यवसाय के कारण जातियां व वर्ग इस समय बनने लगे, जो बाद में एक स्थायी रूप ले लेते हैं। तो पहले तो मनुष्य समान ही था, लेकिन धीरे धीरे इस प्रकार की विचारधारा का डेवलपमेंट होता गया और समुदाय, जाति और वर्ग बन गए और बाद में ये स्थायी हो गए। पारिवारिक जीवन जब मनुष्य ने खेती करना, पशुपालन शुरू कर दिया तो वो एक स्थान पर रहने लगा, और एक स्थान पर रहने के कारण उनके जीवन में स्थायित्व आया और फिर एक दूसरे को लोग जानने लगे, और इससे एक परिवार का जन्म हुआ, और परिवार से फिर समाज का जन्म हुआ, और कुटुंब इस प्रकार से धीरे धीरे डेवलपमेंट हमें देखने को मिलती है। धार्मिक जीवन और भाषा और कला। धार्मिक जीवन में देखें तो इस समय उत्तर पाषाण काल में धार्मिक जीवन में लोग अब मनुष्य के मृत शरीर को गाड़ने लगे थे और उसको खुला भी छोड़ देते थे, और कुछ जलाने की भी उन्होंने सबों को जलाना भी प्रारंभ कर दिया था। और प्राकृतिक उपासना में भी विशेष आस्था थी, जैसे सूर्य और प्रकृति पूजा और निराकार देवता की उपासना। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति थी। बलि प्रथा भी इस समय प्रचलित हो गई थी, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पशुओं की बलि भी दी जाती थी। भाषा के रूप में देखें तो इस समय जब एक साथ लोग रहने लगे तो उनकी आपसी बोलियां भी प्रचलित हो गई और वे एक दूसरे के विचारों को समझने लगे। तो इस प्रकार से भाषा का भी डेवलपमेंट इस समय देखने को मिलता है। कला में देखें तो बर्तन निर्माण कला, चित्रकला और वस्त्र निर्माण कला और आभूषण कला, इस प्रकार की कलाओं का डेवलपमेंट इस समय हुआ। कंदरा कला, तो कंदरा कला से हमारा तात्पर्य है कि मनुष्य जो पहाड़ियाँ थी उनके बीच में जो गुफाएं होती थी उनमें जाकर बसना आरंभ कर दिया और उन पर उनके भीतर जाकर चित्रकारी भी की। तो इस प्रकार जब मनुष्य पहाड़ियों को ही अपना निवास स्थान बनाने लगा, और इस प्रकार ये कला जो है कंदरा कला के नाम से जानी जाती है। कंदरा कला के जो अवशेष है या चित्र हैं वो हमें चित्तौड़, अरावली व टोंक आदि के क्षेत्र की पहाड़ियों में देखने को मिलते हैं। तो आज भी पहाड़ियों में बहुत सारी गुफाएं टाइप में होती हैं, तो मनुष्य ने उन्हीं को अपना निवास स्थान बनाना शुरू कर दिया था। इसके बाद पाषाण युग की देन। पाषाण युग की देन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पाषाण सभ्यता से ही मनुष्य धीरे धीरे अपना विकास करते हुए उत्तर पाषाण काल तक पहुंचता है, और फिर धीरे धीरे उस नवीन सभ्यता का निर्माण होता है, और बाद में ये अपने पक्की ईंटों के मकान बनाना आरंभ कर देते हैं। धातुओं के ज्ञान से जो बड़ी बड़ी चीज़ें थी उनको काटना आरंभ कर दिया, और जो पहले एक असंभव कार्य होता था, इसके अतिरिक्त निवास स्थान भी इनके पहले की अपेक्षा सुधार आया, लोगों की सभ्यता में डेवलपमेंट हुआ, और इस प्रकार से विभिन्न सभ्यताओं को हम इस पृथ्वी पर देखते हैं। जैसे कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति, जिसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का भी हम देखते हैं किस प्रकार से ये नगरीय सभ्यता धीरे धीरे डेवलप हुई, और इसके अवशेष कुछ हमारे राजस्थान के क्षेत्र में भी देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार पाषाण युग की जो अब बहुत महत्वपूर्ण देन है
कि मनुष्य ने किस प्रकार से पत्थरों के औजारों के बाद धीरे धीरे धातु के औजार बनाना सीख लिया था। और सामाजिक दृष्टि से देखें तो मनुष्य के बहुत से क्रियाकलाप में परिवर्तन आया। पहले उसमें समझ भी नहीं थी और फिर वह एक सभ्य मानव बनकर आगे बढ़ना शुरू हुआ और जो उसका बौद्धिक विकास भी धीरे धीरे देखने को मिलता है। तो आज हमने राजस्थान में पूर्व पाषाण या मध्य पाषाण संस्कृति के अंतर्गत किन बातों को देखा, समझा। पूर्व पाषाण काल ये 6 लाख वर्ष पूर्व मानते हैं विद्वान। आज मानव उसके औजार, किस प्रकार के औजार प्रारंभ में थे। पाषाण मतलब पत्थरों के निवास स्थान और जीवन निर्वाह, एक तरह से घुमक्कड़ जीवन और जीवन निर्वाह एक तरह से बहुत कठिन, क्योंकि जानवरों का शिकार करना और उन्हीं को उनका भोजन करना। आर्थिक जीवन देखें तो किसी प्रकार का नहीं, मतलब जब सामाजिक जीवन ही अस्थायी मतलब किसी प्रकार से स्थिर नहीं है तो आर्थिक जीवन में किसी प्रकार की कोई स्थिरता देखने को नहीं मिलती है। फिर भी विद्वान मानते हैं कि शंख और कौड़ियों का प्रयोग करते थे। सामाजिक और धार्मिक जीवन देखा, ये झुंड के रूप में रहते थे, टोलियां बनाकर रहते थे और ये अब निराकार अज्ञात शक्ति को प्रसन्न करने के लिए बलि भी देते थे। मध्य पाषाण काल जिसमें जो कि राजस्थान में इस युग के अवशेष बाड़मेर जिले, तिलवाड़ा, पचमद्रा नदी घाटी, सोजन क्षेत्र, भीलवाड़ा के बाबा और झालावाड़ में मध्य पाषाण की संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। बाबा की सभ्यता को हमने देखा कि मेवाड़ राज्य में भीलवाड़ा जिले में कस्बा है जो भीलवाड़ा से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह कस्बा बनास की सहायक नदी कोठारी के किनारे बसा हुआ है। इस नदी के तट पर यह तट छोटे मोटे रेतीले टीले मिलते हैं जो प्राकृतिक स्थल के प्रतीक है। इस सभ्यता के लोग कंदमूल खाते थे और मृत व्यक्तियों को छोड़ देते थे। उत्तर पाषाण काल में डेवलपमेंट देखने को मिलता है, जैसे कि पहले का ज्ञान में हो गया, आग का ज्ञान हो गया और भोजन को पकाकर खाने लगे और बोलियों का विकास, कुछ उद्योगों मतलब धंधों का भी विकास देखने को मिलता है, जिससे कि मनुष्य की जो एक बौद्धिक क्षमता में डेवलपमेंट देखने को मिलता है और वह निवास स्थान में उसके परिवर्तन दिखाई देता है, औजारों में भी परिवर्तन आ जाता है और उद्योग धंधों में भी वह मिट्टी के बर्तन, कपड़ा बनना, कपड़ों की रंगाई और औजार बनाना सीख जाता है। भोजन और अग्नि का उपयोग उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला देता है और वस्त्र आभूषण स्त्री और पुरुष दोनों ही शौकीन। समुदाय जातियों का वर्ग का निर्माण उसके जाति व्यवस्था के अंकुर इसी काल में देखने को मिलते हैं और व्यवसाय के कारण जातियां व वर्ग बनने लगे थे। मतलब जैसे जैसे लोगों में रुचि थी उसी प्रकार के वर्ग बन रहे होंगे। इसके पारिवारिक जीवन पशुपालन ने इनको स्थिर कर दिया और एक जगह स्थायी रूप से रहने लगे। धार्मिक जीवन, भाषा और कला, धार्मिक जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। अब ये सबको गाड़ने लगे, खुला भी छोड़ देते थे और जलाने के भी अवशेष प्राप्त होते हैं और मृत व्यक्ति के साथ कुछ वस्तुओं को भी गाड़ दिया जाता था और प्राकृतिक उपासना प्रचलित थी। वृक्षों की पूजा, पशु पूजा भी देखने को मिलती है और कला, भाषा के क्षेत्र में बोलियां भी इनमें डेवलपमेंट हुई और कला के क्षेत्र में कपड़ा बनाना, लकड़ी के जैसे कि अपना सामान का निर्माण करना, वस्त्र बनाना और आभूषण बनाना, ये इस समय डेवलपमेंट होता है। इसके बाद है कदरा कला। चित्तौड़, अरावली और लोग की पहाड़ी क्षेत्रों में कदरा चित्रकला देखने को मिलती है और कदरा जो पहाड़ियों के बीच में जो गुफाएं होती थी उनमें मनुष्य ने अपना घर बनाया, उसमें रहने लगे और इस कला को ही कदरा कला के नाम से जाना जाता है। पाषाण युग की देन अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो आज हमने विस्तार से राजस्थान में पूर्व पाषाण एवं मध्य पाषाण संस्कृति के बारे में जाना। अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में अन्य टॉपिक को समझेंगे। आज बस इतना ही। ओके।